अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर के क्विज़ नंबर 2 जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर के लास्ट हाफ में से क्विज़ बना था उसकी की को एक्सप्लेन करेंगे। तो उस क्विज़ 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड -1/2 इज़। तो अगर हम 1/2 और -1/2 के रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स आएंगी और उन दो टर्म्स का जो मीन आएगा उसका रेसिप्रोकल लेने से हमें हार्मोनिक मीन की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम 1/2 का रेसिप्रोकल लें तो वो 2 आता है और -1/2 का रेसिप्रोकल -2 आता है। और इस पे अगर हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो a+b/2 होता है, जिसे अप्लाई करने से हमारे पास आंसर 0 आएगा। और अगर हम रिलेटेड अरिथमेटिक मीन से अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहें तो हमें 0 का रेसिप्रोकल लेना होगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप 1/0 नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और -1/2 के दरमियान कोई हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए क्वेश्चन 1 की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसमें हमें ये कहा गया था कि ये जो सीरीज़ है 1+2+4+8 इन ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का सम क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसका सम हम नहीं बता सकते क्योंकि ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में तो हर अगली टर्म पिछली टर्म से डबल हो जाती है और अगर इन्फिनिट मैनी टर्म्स हों तो उनका सम भी अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑप्शन डी होगी। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए इज द फर्स्ट, डी इज द कॉमन डिफरेंस, टी एन is the nth term of an AP, the formula of nth term of associated harmonic progression is। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी टर्म्स के अगर रेसिप्रोकल्स लिए जाएं तो जो सीक्वेंस बनेगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। या अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लिए जाएं तो उनके रेसिप्रोकल लेने से जो सीक्वेंस बनती है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है या एचपी कहलाती है। इसलिए एचपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला 1/, जनरल टर्म ऑफ एपी होगा। तो एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 टाइम डी। इसलिए हार्मोनिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला होगा 1/a+n-1 टाइम डी। और इस तरह इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4 है, फॉर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 9, इफ द फर्स्ट टर्म इज 3 देन द सेकेंड टर्म इज। तो ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन था इस क्विज़ का। अगर दो टर्म्स का सम 9 हो और एक टर्म उनमें से 3 हो तो दूसरी टर्म 6 होगी ऑब्वियसली। तो अगर हम सम में से एक टर्म यानी 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी विच इज़ इक्वल टू 6। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस are 2 and 3 respectively, then fourth term is। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा गया है कि अगर सेकंड टर्म
और थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर 2 and 3, यानी सेकंड टर्म 2 हो और थर्ड टर्म 3 हो, तो फिर फोर्थ टर्म क्या होगी? तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें ये पता है कि उसमें अगर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो हमें कॉमन रेशियो मिलती है। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे, यानी 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो आएगी वो कॉमन रेशियो कहलाएगी। तो 3/2 इज द कॉमन रेशियो इन दिस सीक्वेंस। To get fourth term, we have to multiply third term with common ratio. जब हम 3 को कॉमन रेशियो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगी, और फोर्थ टर्म इस तरह हमारे पास होगी 3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 9/2। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 है, द हार्मोनिक मीन 1/3 एंड 1/7 इज। तो 1/3 और 1/7 की हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करनी है। हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए जैसे पहले भी इस तरह का एक प्रॉब्लम आया था, एक आसान तरीका ये होता है कि हम जिन दो नंबर्स की हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है उन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें, और रेसिप्रोकल्स से का जो दो टर्म्स आएंगी रेसिप्रोकल लेने से उनकी अरिथमेटिक मीन लें, और फिर उस अरिथमेटिक मीन का दोबारा रेसिप्रोकल ले लें टू गेट द हार्मोनिक मीन। तो अगर हम 1/3 का रेसिप्रोकल लें तो वो 3 आ जाएगा, और 1/7 का रेसिप्रोकल 7 आ जाएगा। अब अगर हम 3 और 7 की ए एम निकालें तो वो 5 आ जाएगी, और ए एम के लिए हमें दोनों टर्म को ऐड करके उसे 2 पे डिवाइड करना होता है। अब 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 6 की ऑप्शन डी होगी। क्वेश्चन 7 है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू। तो इसमें कुछ भी नहीं हमें ज़्यादा कुछ करना, इसमें हर टर्म का क्यूब हम लिख लेंगे, फिर उन्हें ऐड कर लेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 और 4 का 64, और अगर हम इन चारों नंबर्स को ऐड करें तो 100 आएगा। इसलिए क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड x इज प्लस माइनस 3 टाइम √3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब इसमें हमें ये बता दिया गया है कि 9 और x के दरमियान आने वाला नंबर या तो 3 टाइम √3 है या फिर -3 टाइम √3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9 और x की मीन निकालें तो ये दरमियान वाला नंबर आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है कि उसमें जो एक्सट्रीम वाले नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेते हैं प्रोडक्ट का। तो यहाँ अगर हम GM निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू एक्स होगा, विच शुड बी इक्वल टू ±3/√3। अब अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 9x आ जाएगा, जबकि प्लस और माइनस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस में आएगा और माइनस वाली एक्सप्रेशन का स्क्वायर भी प्लस में आएगा। इसलिए यहाँ फिर स्क्वायर लेने के बाद प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह 3 9 27, तो 9x इज इक्वल टू 27, और ये सिंपल सी इक्वेशन बनेगी जिसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू 3 लिख सकेंगे, या इस 9 को इस 9 से कैंसिल कर दें और यहाँ से डायरेक्टली हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। इसलिए इसका आंसर 3 होगा और करेक्ट ऑप्शन होगी ए। क्वेश्चन 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। अगर पहली और दूसरी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली और दूसरी टर्म को ऐड करने से 4 आता हो, और पहली टर्म अगर 1/2 हो, तो कॉमन रेशो उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या होगी, ये है क्वेश्चन, और हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो
फर्स्ट टर्म तो हमें बता दी गई है कि 1/2 है, तो 1/2 में अगर हम सेकेंड टर्म A2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4। अब ये 1/2 4 वाली साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 4 8, 8 माइनस 1 7, 7/2 इज द सेकेंड टर्म। अब सेकंड टर्म भी हमें पता चल गई, फर्स्ट टर्म भी पता चल गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हमें बताया गया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो हमें कॉमन रेशो मिलती है। तो कॉमन रेशो फाइंड करेंगे हम, 7/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। कॉमन रेशो 7 आएगी और इस तरह करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 है, इफ फर्स्ट टर्म is equal to 1 and the common ratio of the geometric progression is 2, then then fifth term or A5 is equal to। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, A सब n इज इक्वल टू A सब 1 टाइम R रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमें A1 की वैल्यू भी बता दी गई है, R की वैल्यू भी बता दी गई है और ये भी बता दिया गया है कि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो n भी हमें बता दिया है, n की जगह 5 रखेंगे, R की जगह 2 और A1 की जगह लिखेंगे 1। इस तरह हमें फिफ्थ टर्म मिलेगी। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 1 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 4, 2 raised to power 4 is equal to 16. So the fifth term of this progression is equal to 16 और correct option होगी option D। Question 11, for the sum of a convergent infinite geometric series, magnitude of R यानी कॉमन रेशियो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से लेस होनी चाहिए। और इसका मतलब ये बनता है, ये हमने फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ी है, ये चीज़ सीखी है कि जब भी कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस हो, यानी अगर हम उसका साइन इग्नोर कर दें तो वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि R की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी अगर हो तो तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्वर्जेंट होगी। तो अब जो ऑप्शंस इसमें दी गई थी उनमें ये लिखा हुआ था कि कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। अब कॉमन रेशियो 1 से लेस है अगर, तो ये नहीं बताया गया कि किस नंबर से बड़ी है। अगर आप 1 से लेस नंबर देखें तो 1 से लेस नंबर तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन अगर कॉमन रेशियो -2 या -3 या -4 हो तो तब जो सम होगा इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन भी इनकम्प्लीट है, ये करेक्ट नहीं हो सकती। फिर सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि कॉमन रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 के इक्वल अगर कॉमन रेशियो हो तो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती। और दूसरी इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो यहाँ पे है कि अगर हम लेस देन 1 कह रहे हैं तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर कंसीडर किए जा सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। सी ऑप्शन में कहा गया है कि कॉमन रेशियो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। अब 0 से बड़ी और अगर 1 से छोटी हो कॉमन रेशियो तो वो इसी इंटरवल में फॉल कर जाएगी। जो नंबर -1 से 1 के दरमियान अगर हमने चूज़ करने हो, अगर हम कॉमन रेशियो -1 और 1 के दरमियान हमें मिले तब हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि कॉमन रेशियो 0 और 1 के दरमियान है। अब 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर होते हैं वो -1 और 1 के दरमियान ही होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। अगर आप कोई नंबर कॉमन रेशियो के लिए ऐसा सिलेक्ट करते हैं या ऐसा फाइंड करते हैं जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो उससे बनने वाली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी वो कन्वर्जेंट होगी। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसकी वो ऑप्शन
सी होगी। यहाँ पे ऑप्शन डी लिखी गई है, असल में इसका सही रिजल्ट जो है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में कंडीशन ये है कि कॉमन रेशो 1 के इक्वल भी हो सकती है। अगर कॉमन रेशो 1 के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे पास तमाम टर्म्स इक्वल होंगी और उनका जो सम होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसलिए डी ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑप्शन सी बनती है। तो इस ऑप्शन को हम ठीक कर लेते हैं। ये है ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। कॉमन रेशियो ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 एंड x इज। तो अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दो कंसेक्टिव टर्म्स दी गई हों तो कॉमन रेशियो किस तरह फाइंड की जाती है कि जो नेक्स्ट टर्म होती है उसे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म जो है वो a2 है विच इज़ इक्वल टू x, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो मिलेगी। तो x को 1 से डिवाइड करेंगे, x आएगा, तो कॉमन रेशियो x होगी, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। द n+1th टर्म ऑफ द सीरीज 1 -1 +1 -1 अप टू सो ऑन। तो पहले हम इस सीरीज की nth टर्म फाइंड करेंगे, फिर nth टर्म को यूज़ करते हुए n+1th टर्म फाइंड करेंगे। तो ये जो सीरीज दी गई है, अगर हम इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करें तो कॉमन रेशियो आएगी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म -1, प्रीवियस टर्म 1, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू -1। सो कॉमन रेशियो in this geometric progression is equal to -1। nth टर्म का फॉर्मूला है a1 इंटू आर रेज टू पावर n-1। तो r की जगह हम -1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n-1। अब अगर हमें n+1 टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पे n की जगह n+1 पुट कर देंगे और n+1 -1, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -1 की पावर n, ये हमारे पास n+1 टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की।